हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे व्हेन द पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। ये चैप्टर में जब लोगों ने रिबेल की भावना शुरू की ना, तो 1857 से लेकर उसके बाद तक क्या हुआ वो इस चैप्टर में हम डील करेंगे। देखिए, पॉलिसीज एंड द पीपल। देखिए, पॉलिसीज एंड द पीपल ये टॉपिक है। देखिए, कुछ पॉलिसीज बनाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो कि किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, पीजेंट्स यानी एक प्रकार से फार्मर कह सकते हो, और सोल्जर्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अफेक्ट की गई थी। तो पॉलिसीज कुछ ऐसे थी, बनाई गई थी, जो कि हर किसी को अपने अपने मायने अफेक्ट कर रही थी। यानी हर किसी के लिए वो सक्षम नहीं थी और हर किसी के लिए वो एक अच्छी पॉलिसी साबित नहीं हुई। नवाब लूज द पावर। देखिए, मिड 18th सेंचुरी आते आते जो नवाब थे, जो राजा थे, उनकी पावर पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उनकी अथॉरिटी, उनकी सम्मान, जो उनका पावर था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। 1801 में सब्सिडरी अलायंस को अवध में लॉन्च किया गया था। पूरे इंडिया में 1857 में इसको लॉन्च किया गया था और कहा गया था कि आपके यहाँ बहुत मिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो इसीलिए हम इसको बना रहे हैं। बट सब्सिडरी अलायंस ये होता है कि आपकी कोई सेना नहीं होगी, आपकी जो सेना होगी ना, वो हमारे द्वारा दी गई होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दी गई होगी, और आपके पास कोई पावर नहीं होगा। नेक्स्ट, इसके साथ साथ उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है कि जो राजा का बेटा राजा होता है, हमेशा राजा का बेटा राजा होता है, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने राजा के सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया और कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब राजा के जगह हम उस सत्ता को चलाएंगे, उस पावर को हम चलाएंगे, उस किंगडम को हम चलाएंगे। नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि वो मुगल डायनेस्टी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और घोषित कर देंगे जो बहादुर शाह जफर है वो मुगल के लास्ट किंग है, यानी लास्ट किंग है मुगल्स के, उसको घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है द पीजेंट्स एंड द सिपोइज। सिपोइज यानी सोल्जर्स यानी सिपाही। देखिए, कंट्री साइड में जो पीजेंट रहते थे, वहां पर जो जमींदार थे, वो क्या करते थे, हाई टैक्स लेते थे, और उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो बहुत रिजिड मेथड था, बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड था। इंडियन सिपोइज को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है कंपनीज के अंदर, और वो अपने पे से, अलोवेंस से, कंडीशन ऑफ सर्विस से खुश नहीं थे, अनहैप्पी थे। कुछ रूल्स ऐसे थे जो कि रिलीजनल सेंसिटिविटी को और बिलीव्स को वायोलेट कर रहे थे, जो कि जिनको लागू नहीं करना चाहिए उनको लागू कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और उन्होंने यह कंपलसरी किया कि आप सभी को इन सिपोइज की द्वारा, और यह कंपलसरी कहा कि अगर आप एक बार सर्विस में आएंगे तो आपको फुल टर्म सर्विस के लिए करना ही पड़ेगा। और सिपोइज एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के थे, तो इसीलिए उनका जो रेवेन्यू पॉलिसी था ब्रिटिश को, उनको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा था। रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म, उन्होंने सोचा कि हमारे, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हमारे चीज़ को रिफॉर्म करने, बदलाव किए। उन्होंने सोचा कि हमारे इंडियन सोसाइटी को, ब्रिटिशर का सोचना यह था कि जो इंडियन सोसाइटी को क्या है, रिफॉर्म करना चाहिए। और उन्होंने कुछ लॉज पास किए, जैसे कि सती प्रथा को स्टॉप करना, री मैरिज ऑफ विडोज, एंकरेज टू री मैरिज ऑफ विडो। सती प्रथा क्या थी, अगर कोई इसका हस्बैंड अगर मर गया है, उसकी चिता जब जल रही है, उसकी चिता पर जब उसकी स्त्री को वहां पर सबके सामने जलना पड़ेगा, वो होता सती प्रथा। उन्होंने विडोज की री मैरिज को एंकरेज किया। उन्होंने कहा कि जो लिटरेचर है और जो कल्चर है इंडिया का, जो लिटरेचर और जो कल्चर हमारी संस्कृति है, जो उसको उन्होंने क्या कहा, उनको लगता था कि ये एक अनवरोधी है, ऑब्स्टेकल है, उनके लिए एक अच्छा चीज़ नहीं है, उनके लिए अनवर्दी है। और जो ब्रिटिशर के एक राइटर थे, उन्होंने कहा कि जो एंटायर लिटरेचर है इंडिया की और अरब की, वो वन शेल्फ ऑफ द बुक्स ऑफ इंडियन लिटरेचर, यानी एक ही सेल्फ है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की, यानी इंग्लिश लिटरेचर की एक सेल्फ ऑफ किताब, यानी एक सेल्फ में जितनी किताब है इंग्लिश लिटरेचर की, वो पूरी इंडियन एंटायर लिटरेचर और अरब लिटरेचर के बराबर है। ये अच्छी बात उन्होंने नहीं कही थी, क्योंकि इंडिया में इतनी लोग इंग्लिश लिटरेचर नहीं देखते थे। वो हमारे इंडिया में संस्कृत देखते थे, ग्रामर देखते थे, वो सभी हिंदी भाषा में चलते। लिटरेचर यानी क्या था, लिटरेचर यानी हम कह सकते हैं पोएट्स, पोएटिक्स डिवाइस, ये सारे लिटरेचर वाले चीज़ है, जो कि हिंदी में ज़्यादातर हिंदी लिटरेचर इंडिया में चल रहा था। उन्होंने कहा था कि इंग्लिश लिटरेचर में जितनी किताब है एक सेल्फ में, वो पूरी इंडियन लिटरेचर और अरब की किताब के बराबर है। उन्होंने सोचा कि जो इंडियन का कल्चर है और जो फेरीडेज है, वो एक सब ऑर्डिनेट रिलीजन और प्रैक्टिस को अपोज करते हैं। यानी इंडिया इतने रिलीजन्स हो रहे थे, जितने प्रैक्टिसेस चल रहे थे, उनको उन्होंने बिल्कुल उस बिलीव्स को पूरी तरह से अपोज किया था। देखिए, थ्रू द आइज ऑफ पीपल, लोगों को उन्होंने कन्विंस किया कि इंग्लिश को आप डिटरमाइन करो अपना मेन लैंग्वेज। उन्होंने कहा था, ब्रिटिशर्स ने कहा था लोगों को कि आप इंग्लिश को अपना मेन सब्जेक्ट, मेन लैंग्वेज बनाओ। और उन्होंने सोचा कि जितने भी इंडिया में, जितने भी भारत में जितने हिंदू हैं और मुस्लिम हैं, उन पूरे पॉपुलेशन को, जो हिंदू और मुस्लिम की पूरी पॉपुलेशन को, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, कर देंगे, उन्होंने ये कहा था। अ म्यूटिन बिकॉम पॉपुलर रिवेलियन। एक छोटे से कारण से क्या हुआ, एक पॉपुलर रिवेलियन शुरुआत हुई।
1857 में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा रिवेलियन शुरू हुआ कंपनी के खिलाफ इंडिया में ही। ये इंस्टेंट म्यूटनी क्या था, कार्टिलेजेस जीज्ड विद गोस, कुछ कार्टिलेज बनाए जा रहे थे, कार्टिजेस बनाए जा रहे थे जो कि काउ और पिग फैट्स बनाए जाते थे। जो सिपोएस थे वो रिलीजियस थे। देखिए हिंदू वाले बहुत, जो हिंदू वाले इंडियंस है वो क्या है, काओ को कभी मारते नहीं, गायों को हम कभी मारते नहीं, तो वो क्या करते, उसी गायों के फैट से वो कार्टिलेज बनाया करते थे। तो इंडियन सिपोए जो थे वो रिलीजियस थे, उनको रिलीजियस सेंटिमेंट थे, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हावी हो रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई साहब हम अपनी गाय को माँ मानते हैं, वो यहाँ उनके कार्टिलेज बना रहे उसके फैट से। ठीक है, धीरे धीरे जो न्यूज़ है ये पूरे रेजिमेंट में फैल गया और धीरे धीरे सिपोएस ने हर एक जगह क्या क्या रिबेलियन शुरू किया। वो रिबेलियन मेरठ से स्टार्ट किया और बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल्स अपने अपने सेक्शन से, अलग अलग रेजिमेंट से, सोसाइटी से एकजुट होने लगे इस रिबेलियन के लिए। देखिए उनका गुस्सा किसके लिए था, उनका गुस्सा था हाई टैक्स क्यों लिया जा रहा है, जो डिसरप्शन ऑफ क्राफ्ट एंड ट्रेड उसके लिए था, जो डिससैटिस्फैक्शन ऑफ नोबल्स एंड रूमर्स इन सिपोइस फाइनली लेड टू ए म्यूटन 1857। 1857 में जो नोबल्स हमारे सिपोइस को इज्जत नहीं जाती थी, हाई टैक्स पे करना पड़ता, उसके खिलाफ 1857 में एक रिवेलियन शुरू हुआ ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ सबसे पहली बार, फ्रॉम मीरठ टू दिल्ली। देखिए जो मार्च है, ये जो रैली है मीरठ टू दिल्ली, ये जो हड़ताल चला 29 मार्च 1857, जो मंगल पांडे थे एक बहुत यंग युवा सोल्जर थे जिनको डेथ के घात उतार दिया, जिसको मार दिया गया। क्यों उन्होंने उसको इसीलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने एक ऑफिसर के ऊपर अटैक किया था, ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर उन्होंने अटैक किया था बैरकपुर में, तो इसीलिए उनको ब्रिटिशर्स ने मार दिया। और इसको देखकर बहुत सारे जो अलग सोल्जर थे वो ग्रीस्ड कैटलेज के खिलाफ खड़े हो गए, जो पहले आवाज़ नहीं उठा रहे थे अब और जोर से आवाज़ उठाने लगे। इस मंगल पांडे के केस ने पूरे देश को हिला के रख दिया और देश के लोग जागरूक हो गए। इस रेस्पॉन्स से क्या हो, जो रिवोल्ट सोल्जर्स थे उनको क्या देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इन रिवोल्ट सोल्जर्स को कैप्चर किया, उनको जेल में डाल दिया। और द रेस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वो आर क्वाइट, दो इन चीज़ को देखकर जो अदर रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। उन्होंने मेरठ से मार्च करना शुरू कर दिया, रैली करना शुरू कर दिया इस ब्रिटिश इंडिया का किनारे। वो कहाँ तक गए, वो मार्च करते करते मेरठ के जेल तक गए। वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे, सिपोइस थे, उनको जेल से निकाला गया। फिर उन सिपोइस सारी रात तक चलते गए, 10 मई तक, यानी 29 मार्च से शुरू किया था, 10 मई तक वो पहुँचे, दिल्ली में पहुँच गए। सभी रेजिमेंट्स दिल्ली में आके पहुंचे, इंडिया में जितने भी सिपोइस के रेजिमेंट थे वो इंडिया में आके पहुंचे। उन्होंने रिवेलियन शुरू किया। मैनी ब्रिटिश ऑफिसर, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर को मारा गया, उनके आर्म्स आर्मुनोस सीज्ड किए गए, उनके बहुत सारे बिल्डिंग्स ऑफिसेस थे उनको आग लगा दी गई। बहुत सारे तभी जाकर जो सोल्जर्स थे हमारे इंडियन सिपोइस वो बहादुर शाह जफर को मिले और बहादुर शाह जफर को कहा कि आप हमारे नए लीडर बनिए। और बहादुर शाह जफर इस रिबेलियन के लीडर बनते हैं और वो प्लेज भी लेते हैं और अपने आप को रिलीजियन लीडर कहते हैं, रिलीजियंस रूलर्स कहते हैं। और बहुत सारे रिलीजियस रूलर को भी बुलाया गया, जो हिंदूज के रिलीजियस रूलर थे, मुस्लिम के थे और बाकी कास्ट के भी जो थे उन सभी को बुलाया गया। और उन्होंने कहा कि हम सभी एक साथ होकर ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ेंगे। ठीक, धीरे धीरे क्या हुआ, रिबेलियन स्प्रेड किया। ये रिबेलियन कहाँ गया, तब धीरे धीरे क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स धीरे धीरे क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि अब दिल्ली से अपना, जब ये रिबेलियन धीरे धीरे स्प्रेड, तो ब्रिटिशर्स कहाँ चले गए, ब्रिटिशर्स दिल्ली से अपना ट्रैक बदल के कहीं और चले गए बहुत सप्ताह तक। जो रेजिमेंट के बाद रेजिमेंट हर कोई क्या हो रहा था, धीरे धीरे इस रिबेलियन में शामिल हो रहे थे। हर कोई दिल्ली, कानपुर, लखनऊ इन एरिया में आपस में मिल रहे थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनको मारने के लिए, उनको भगाने के लिए इंडिया से। एक के बाद ये रिबेलियन पूरे एंटायर नॉर्थर्न इंडिया में क्या होगा, नॉर्थर्न इंडिया में पूरी तरह से फेल गया। धीरे धीरे डिफरेंट लीडर्स उभर के आए, जैसे कि नाना साहिब ऑफ कानपुर, बीस कदर ऑफ लखनऊ और उनकी मदर बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने भी ब्रिटिशर का बहुत खुलकर अपोज किया, उनको हराने की कोशिश की। इस पूरे सीन को देखकर ब्रिटिशर डर गए, उन्होंने अपने नोट्स को चेंज करने को सोचा। वो डर के भावना में भाई सब है गए, भाई साहब उनको डर लगने लगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो रिलीजियस रूलर्स थे जैसे कि मुगल रूलर्स थे वो भी अब पावर में आने लगे, उनको भी फिर से अथॉरिटी मिलने लगी, वो भी किंग की सत्ता में आने लगे। और धीरे धीरे ब्रिटिशर को डरने लगा कि उन्हें उनका सत्ता ना कहीं चला ना जाए। कंपनी फाइट बैक, धीरे धीरे कंपनी ने फाइट बैक किया। कैसे कंपनी ने फाइट बैक कैसे किया, कंपनी ने फाइट बैक कुछ इस प्रकार से किया कि कंपनी ने कुछ नए लॉज से बना दिए, कुछ नए जनरल्स से बना दिए जो कि लोगों के बेस्ट में हो जाए, यानी लोगों को थोड़ी सी चापलूसी के तरीके फंसा दिए। लोगों को कहा कि हाँ आपकी बातें हम मानते हैं और आपके लिए ये लॉज हम लगा रहे हैं, भाई सब सिर्फ नाम के ही थे। फिर दिल्ली को फिर से रिकैप्चर किया गया रिबेल्स फोर्स से।
कब? 18 सितंबर 1850 से। जो लास्ट मुगल एम्परर थे वो बहादुर शाह जफर थे। देखिए कंपनी ने फिर से फाइट बैक्स किया, कंपनी फाइट बैक्स किया, यानी लोगों को हरा दिया कंपनी ने। कैसे? कुछ नए रूल्स लागू करके, उनको थोड़ा सा ये करके फिर से दिल्ली को रिकैप्चर किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सितंबर 1857 में। और लास्ट मुगल एम्परर जो थे बहादुर शाह जफर, उनको कोर्ट केस में ट्राइड किया गया, उनको सेंटेंस टू लाइफ, यानी पूरी जिंदगी उनको काल कोठरी बितानी पड़ेगी। उनके साथ उनकी वाइफ को भी, उनको रंगून भेज दिया गया, उनको दोनों, उनके बहादुर शाह जफर के सामने उनके दोनों बच्चे को मार दिया गया। पीपल कंटिन्यू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। कुछ लोगों ऐसे भी थे जिन्होंने कंटिन्यू किया इस बैटल को ब्रिटिश के खिलाफ। बट ये जो बैटल था ये 2 साल तक चला। और फिर क्या हुआ, ये जो मैसिव पॉपुलैरिटी थी इस रिबेलियन को, इस रिवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, धीरे धीरे सप्रेस होने लगा, धीरे धीरे खत्म होने लगा। और 1859 तक ये पूरी तरह से खत्म हो गया। और ये रिबेल्ड पूरी तरह से, जो रिवोल्यूशन था कंपनी के खिलाफ, जो रिबेल शुरू किया था लोगों के, धीरे पूरी तरह से खत्म हो गया 1859 होते थे। फिर कंपनी ने धीरे धीरे फाइट बैक किया, कंपनी ने लोगों का फेथ, लोगों का भरोसा फिर से जीत लिया। और क्या क्या, जो लैंडलॉर्ड्स को उन्होंने थोड़ा सा और सपोर्ट किया और कहा कि आप हाई टैक्स लीजिए, हम आपको पैसा देंगे। आफ्टर उसके बाद क्या होता है, देखिए लास्ट को क्या होता है, जब ये रिवोल्यूशन फिर से चलता है, क्या होता है फिर ये पूरी बात खत्म। और पूरे लास्ट को ये होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए थे। क्या चेंजेस किए थे? देखिए लोगों ने हड़ताल किया ना, लोगों ने डिमांड थी, लोगों की डिमांड थी कि आप ये करिए, ये करिए। तो उसको देखकर उन्होंने कुछ चीज़ें लागू की। क्या लागू की? उन्होंने कुछ चेंजेस की। उन्होंने चेंजेस ये की कि उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक नया एक्ट को पास किया 1858 में। उन्होंने पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को ब्रिटिश काउन में ट्रांसफर कर दिया। ठीक। नेक्स्ट, जितने सारे रूलिंग चीफ्स थे कंट्री के, उनको अलाउ किया गया कि आप किंगडम्स की, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को बैन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब किंगडम के राजा के राजा बेटे बनेंगे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें कुछ नहीं करेगा। और इंडियन सोल्जर्स का जो रिड्यूस किया गया, इंडियन सोल्जर्स को रिड्यूस किया गया अपनी सेना में, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में, आर्मी में इंडियन सोल्जर्स को घटा के यूरोपियन सोल्जर की संख्या बढ़ाएगी। ब्रिटिशर्स ने हमारे सिलेजन्स पियर्स को, हमारी भावना को, हमारी कम्युनिटीज को थोड़ा सा सपोर्ट किया। क्लियर है आपको? यही था आपका पूरा चैप्टर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये आपका आज पूरा चैप्टर कंप्लीट, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है। ये लेक्चर 1 नहीं है, लेक्चर 2 नहीं है, ये फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है आपका। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।